दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी महफ़िल राइज़ व्लॉग में, जहां हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के पिछले साल में आए हुए सारे सवालों का रिवीज़न कर रहे हैं। यदि आपको भी साथ रिवीज़न करना है तो साथ साथ रिवीज़न करते चलिए। यहाँ पर ये कोई वीडियो प्रोफेशनली नहीं बनाया जा रहा है, इकोनॉमिक के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये सिर्फ रिवीज़न वीडियो है ताकि हमारी खुद की पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। तो उसी कड़ी में आज जो मतलब फिज़िक्स का है, फिज़िक्स का पार्ट 1 आज हम रिवीजन कर रहे हैं। इसमें एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 120-30 सवाल ही इसमें पूछे हुए हैं। तो पहला इनका है कि यूनिट मेज़रमेंट इन मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका पूरा वो चैप्टर का नाम है। इसमें पहला है यूनिट। तो प्रकाशमान तीव्रता का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो कैंडिला। और प्रकाशमान तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं, तो ज्योति तीव्रता को हम कैंडिला बोलते हैं। अब देख रहे हैं प्रकाशमान, यदि ज्योति तीव्रता बता देता तो इसमें जो है कि सीधे लोग कैंडिला मार देते हैं, लेकिन तीनों ने क्या लिखा है, उसका दूसरा नाम लिखा है प्रकाशमान तीव्रता। ये मुझे भी पहली बार यहाँ दिखाई दे रहा है, अभी तक मैंने भी नहीं इसको पढ़ा हुआ था। तो ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है और बाकी का हम देखेंगे क्योंकि बाकी उतने टफ है नहीं। विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है? तो विद्युत आवेश की एसआई यूनिट कूलाम्ब होती है। निम्नलिखित में से किस जोड़ी की इकाई समान है? किस जोड़ी की इकाई समान है कार्य और ऊर्जा की? क्यों? किस जोड़ी की इकाई समान है मतलब दोनों का यूनिट एक ही है, तो कार्य का ऊर्जा का मतलब कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक न्यूटन गुणे मीटर या जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। अच्छा, वो तो सब रहा है। एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना होता है? 10 पर एक प्र एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है 10 पर 9 होता है तो ना, कितना होता है? 10 पर 16। अच्छा, 9.46 इंटू 10 पर 15 होता है या 10 पर 16। एक एम्पियर की इकाई क्या है? तो एम्पियर की इकाई आप जानते ही हैं कि विद्युत धारा है। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का कोई एसआई यूनिट नहीं होता। अच्छा हाँ, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष से संबंधित है। आपको पता है कि डिस्टेंस से संबंधित है। धारा की एसआई क्या है? वो एम्पियर है। ये सवाल मुझे हमेशा से ही बहुत कंफ्यूजिंग रहा है, जब भी आता है तब भी मैं यहाँ कंफ्यूज हो जाता हूँ। खैर मैं इसका तैयार कर लूँगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। विभव का वोल्ट है। शक्ति का मात्रा वाट है तथा वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ये ओम है। तो इसमें वैद्युत प्रतिरोध का माध्यक ओम तो जानता हूँ, लेकिन बाकी में ना मैं कंफ्यूज होने लगता हूँ क्या होता है। विद्युत शक्ति की इकाई को इसमें भी दर्शाया जा सकता है, तो वोल्ट एम्पियर में। निम्नलिखित में से किसकी गति की इकाई नॉट है? किसकी गति की इकाई नॉट है? हवाई जहाज़ हैं। अच्छा, नॉटिकल माइंस नहीं। निम्नलिखित में से किसकी नॉट इज़ अ फॉलोइंग। नॉट तो समुद्री धारा से थी ना ये। हवाई जहाज़ की मापने की मैक में मापी जाती है ना भाई ये इसकी हवाई जहाज़ की गति। खैर इस सवाल को हम देखेंगे, ये सवाल का, क्योंकि ये सवाल जो है काफ़ी मतलब हवाई जहाज़ की मापने की इकाई नॉट है क्या, पहले देख ही लेते हैं। बाद में देखेंगे, अगले रिवीजन में इसको देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। द्रव्यमान लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो एमकेएस पद्धति इसको बोलते हैं। एमकेएस से द्रव्यमान है, लंबाई किलोग्राम है, मीटर सेकंड है। हाँ, ए ही ऑप्शन है। गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? गतिज ऊर्जा ऊर्जा है तो जूल है, चाहे वो गतिज हो चाहे कोई गतिज हो, उससे क्या मतलब है? से कहा मतलब रे साला। वाट सेकंड किसकी इकाई है? वाट सेकंड है ऊर्जा की। वाट सेकंड किसकी इकाई? वाट सेकंड इकाई है ऊर्जा की। 1 पाउंड बराबर 16 औंस होता है। 1 मीटर बराबर 10 पर 9 नैनोमीटर होता है। -9 होता है भाई।
अच्छा 9 अच्छा 1 मीटर बराबर नहीं तो 9 पॉजिटिव 9 नैनोमीटर होगा। 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होता है? 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से 1 सेकेंड का खरबवां भाग कौन सा है? 1 सेकेंड का बिलियंथ ऑफ सेकेंड कौन सा है? ये क्या बात हुई भाई? नैनो सेकेंड। अब इसको खरबवां भाग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ये कैसे हो गया? नैनो सेकेंड को अरबवां, अरबवां भाग कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अच्छा 10 पर -9 नैनो सेकेंड। ठीक है, ठीक। उसको ऐसे ही हल करेंगे, वो उंगली पर गिन लेंगे जो शब्द बोल रहा है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप से संबंधित है? तो वो सबको पता, सिस्मोग्राफ है। हवा के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो अमीटर कहते हैं, एनीमोमीटर। अच्छा एनीमोमीटर बोलते हैं। इसके सवाल थोड़े यूनिट वाले थोड़े से टफ हैं, जो कंफ्यूजिंग है वही पूछा है। अवनलिका का आंशिक अवनलिका का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो जल प्रवाह के नापने के लिए किया जाता है। रिक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। वातावरण की आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा आर्द्रता नापना है तो उसके लिए आपको हाइग्रोमीटर ही चाहिए। हाइग्रोमीटर, हाँ वही तो। एनीमोमीटर का क्या काम है? पवन का वेग नापने के लिए। हाइग्रोमीटर का क्या काम है? तरल पदार्थों का घनत्व नापने के लिए। बैरोमीटर का काम क्या? वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए। हाइप्सोमीटर पता नहीं क्या है। इसके द्वारा मृदा नमी तनाव प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है तो वो है टोंसियोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। जिस उपकरण से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है वो क्या है? बैरोमीटर है। समुद्र के पानी में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी निम्नलिखित से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो सबको पता है, विद्युत धारा है, संवेग है, बल, आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स है, विस्थापन है। मतलब अब यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो मिलाते रहिएगा, हम यहाँ पढ़ लेते हैं, मिल जाएगा। खैर उसमें वो तो बहुत टफ नहीं है, लेकिन तो मोमबत्ती को रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। बल्ब को विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। सितार को यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। लाउड स्पीकर को विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। तो ये मान लो मोमबत्ती को सभी को पता है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। ए का 3 हो जाएगा, तो ए का 3 हो जाएगा तो ऑप्शन 2 कट गए, और बी का 1 होगा या बी का 2 होगा। तो बी का 2 वैद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, तो बी का 1 वैद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, यही ये बी से 1 हो गया, तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी उसमें कोई मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। जब गोली बंदूक से निकलती तब उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। निम्न में से एक स्थितिज ऊर्जा का स्वरूप नहीं है। एक स्थितिज ऊर्जा यानी स्थिरता का प्रयोग वो नहीं है। तो बांध में पानी का संग्रहण स्थिति है, रुका हुआ है, ठीक है। संकुचित स्प्रिंग, ये भी रुका हुआ है। बहता हुआ पानी, ये नहीं है। उठा हुआ हथौड़ा, ये भी है। उठा हुआ हथौड़ा रोका हुआ है, तो ठीक है। ये कोई बहुत टफ सवाल नहीं था। अगर वस्तु की गतिज ऊर्जा को 300 बढ़ा दिया जाए तो इसका संवेग कितना बढ़ जाएगा? तो 300 बढ़ा देने से इसका संवेग 1 बाई वो कुछ होता है हाफ का, तो आधा हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा।
यानी आधा नहीं, सॉरी 1/3 हो जाएगा, तो 100% 100 हो जाएगा। प्रसारित रबर बैंड पट्टा में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? प्रसारित रबर बैंड में तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। जब रबर खींचा जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, छोड़ा जाता है तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बेल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के अनुप्रयोग की व्याख्या करता है? बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है, सही बात है। बल के कारण किसी वस्तु में संचलन हो सकता है, ये भी सही बात है। बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, ये गलत है, ऑप्शन गलत है। सी, बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है, ला सकता है भाई। बल धकेल अथवा खींचा जा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी क्या है इसमें? अच्छा, कौन सा कथन कौन सी व्याख्या करता है? तो आकार में परिवर्तन ला सकता है, ए, बी, सी नहीं होना चाहिए, ए बी डी ई, ए बी डी ई, ऑप्शन डी सही है इसका। एक पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है, सी, बल के बराबर होती है, एफ बराबर एम ए। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो एक न्यूटन जो है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। यदि वस्तु पर लागू कुल बल 0 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वस्तु या तो स्थिर अवस्था में हो सकती है या समान वेग से गति करती है। निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय संवेग में परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट। हमें नहीं आने वाला वहाँ पर। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन सा? निम्न में कौन सा घर्षण का प्रकार नहीं है? लोटनी घर्षण ये तो है, केंद्राभिसारी घर्षण, स्टैटिक घर्षण ये है, गतिज घर्षण, काइनेटिक घर्षण ये भी है। केंद्राभिसारी कौन सा घर्षण का प्रकार नहीं है? तो घर्षण दो सतहों के बीच उत्पन्न बल को संदर्भित करता है, एक दूसरे के संपर्क में होते हैं और एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। ठीक बात है यहाँ तक कि केंद्राभिसारी एक प्रकार का घर्षण बल नहीं है। क्यों है? क्योंकि स्थैतिक घर्षण वो एक दूसरे से सट के चल रहा है, गतिज भी लोटनी और सर्पी घर्षण, बाकी कोई घर्षण हो तो वो घर्षण नहीं माना जाता है। इनमें से कौन सी विधि सतह पर पिंड के मध्य को बढ़ाने के लिए उचित है? इनमें से कौन सी विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए, क्या सवाल है? इनमें से कौन सा विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण बनाने के लिए उचित है? सतह पर का खुरदुरा पर बढ़ाना, ये सही बात है। यूज़ ऑफ रोलर का इस्तेमाल नहीं, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल ये भी नहीं, लुब्रिकेंटक नहीं, ऑप्शन ए इसका सही है। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन या रोटेशनल मोशन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण बल। निम्नलिखित में से किस जगह पर किसी वस्तु का वजन अधिकतम हो सकता है? ध्रुवों पर। यदि पृथ्वी की गति तीव्र कर दी जाए तो ध्रुवों पर गुरुत्व के कारण त्वरण की क्या होती है? तो समान रहेगा। क्या ये पृथ्वी की गति को तीव्र कर दी जाए तो ध्रुवों पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या रहेगा? तो वो ध्रुवों पर चूंकि वो पता नहीं चलता है तो वहाँ का त्वरण समान रहेगा। यदि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी अपनी गति के दौरान क्या होती है? घटता है, लेकिन एक त्वरण समान रहता है। एक गेंद को यदि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी अपनी गति के दौरान वेग तो घटेगा नहीं, वेग तो घटता है लेकिन त्वरण एक समान रहता है। त्वरण सही।
चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के सापेक्ष निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान और भार दोनों घटते हैं। द्रव्यमान नियत रहता है किंतु भार घट जाता है। यही सही है, क्योंकि द्रव्यमान तो एक अलग चीज़ है, भार घटेगा। कह रहा है पृथ्वी की किसी सापेक्ष वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है तथा भार घटता है। इसका प्रमुख कारण गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की अपेक्षा 6 गुना अधिक है। इसी कारण कोई वस्तु चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है। सैटेलाइट मोशन एस्केप वेलोसिटी। अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव किसके कारण होता है? तो अंतरिक्ष यान में गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण भारहीनता का अनुभव होता है। आप इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। यह तथ्य है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार स्वरूप में, न कि वृत्ताकार स्वरूप में परिक्रमण करते हैं, यह पहली बार किसने बताया था? तो जोहान्स केपलर ने बताया था। यदि पृथ्वी और एक उपग्रह जो उसके चारों ओर घूम रहा है कि मध्य गुरुत्वाकर्षण बल एकाएक शून्य हो जाए तो वह उपग्रह क्या होगा? वह उपग्रह मूल कक्षा से स्पर्श रेखीय दिशा में समान वेग के साथ घूमता रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। साबुन का घोल धुंधला क्यों दिखाई देता है? तो साबुन का कणपुंज इतना बड़ा होता है कि प्रकाश को छितरा देता है। यही ऑप्शन है। साबुन का कणपुंज प्रकाश से आसानी से अपवर्तित कर देता है। साबुन का कणपुंज इतना छोटा होता है कि प्रकाश को परावर्तित कर देता है। साबुन का कणपुंज प्रकाश को छितरा नहीं पाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। साबुन का घोल धुंधला दिखाई देता है क्योंकि साबुन के कणपुंज इतने बड़े होते हैं कि वो प्रकाश को बिखेर देता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम पोटेशियम लवण है। पानी की एक बूंद के न्यूनतम क्षेत्र में संकुचित होने की प्रवृत्ति इसके कारण होती है पृष्ठ तनाव के। साबुन का बुलबुला निम्नलिखित में से किसके कारण गोलाकार आकार लेता है? तो वो लेता है सरफेस टेंशन के अलावा, पृष्ठ तनाव के अलावा, अलावा नहीं, मतलब उसी के कारण। एक नलिका में पारे का नव चंद्रक होता है। एक नलिका में पारे का नव चंद्रक होता है। ये कौन सा मतलब बेंच सवाल है? उत्तल, अरे यार, मरकरी कैपिलरी। एक नाली में जो पारे का नव चंद्रक है, मेनिकस है, वो उत्तल होता है क्योंकि कोशिकी ट्यूब पर विचिक संयोजन। जब तापमान में वृद्धि होती है तब द्रव्य स्पर्श कोण क्या होता है? द्रव्य स्पर्श कोण घटता है। उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत अब देख लेते हैं। एक नाव पानी में डूब जाएगी, वह अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करेगी तो अब जितना, जैसे मान लीजिए कि 10 किलो का है, 10 किलो पानी हटा दिया तो वो डूब ही जाएगी। लेकिन तो क्या है, तैरने का नियम है, जब कोई वस्तु पानी की सतह या पानी में डूबी हुई तैरती है तो वस्तु इस स्थिति में अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करती है। वह वस्तु इस स्थिति में अपने भार के बराबर पानी, इस प्रकार एक नाव पानी में डूबी जाएगी अथवा पानी पूरी तरह। जब स्टील से बनी एक गेंद पारे से भरी बाल्टी में डुबोई जाती है तो गेंद सतह पर तैरती रहेगी। जब स्टील से निर्मित एक गोल गेंद को पारे से भरी बाल्टी में डुबोई जाती है तो गेंद सतह पर तैरती है। इसका मुख्य कारण है कि इस्पात का घनत्व पारे के घनत्व में काफ़ी कम होता है। घनत्व ही सब कुछ है। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने खोजा था? तो आर्किमिडीज के उत्प्लावन का सिद्धांत है ये। एक नाव में एक नदी को पार करते समय खड़े रहने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तंत्र नाव और यात्रियों की गुरुत्व केंद्र को उच्च बनाए रखेगा, जिससे नाव की स्थिरता सुनिश्चित नहीं होगी। नाव में नदी पर पार करते समय खड़े रहने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि यह गुरुत्व केंद्र को उच्च कर देगा, जैसा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो उसको ऊपर उठा देता है, तो इसलिए स्थिरता नहीं मिल पाएगी नाव को। कोई लकड़ी का गुटका जल के पृष्ठ पर तैर रहा है। तैरते समय इस गुटके का आभासीय भार क्या होगा? आभासी भार 0 होता है।
हाँ, जीरो होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के भार से अधिक है तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो द्रव में स्वतंत्र छोड़ने पर ऊपर की ओर तैरती रहेगी। विभिन्न माप और आकार के चारों डिब्बों को एक समान गहराई तथा गहराई तक एक ही प्रकार के तरल पदार्थ से भरा जाता है। विभिन्न माप और आकार के 4 डिब्बों को, ठीक है, समान गहराई तक एक ही प्रकार के तरल से भरा जाता है तो क्या होगा? प्रत्येक डिब्बे के तल पर तरल पदार्थ पर लगाया गया दबाव समान रहता है। यही सही है। प्रत्येक डिब्बे के तल पर तरल पदार्थ का लगाया ये और प्रत्येक डिब्बे के तल पर तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया बल समान होता है। प्रत्येक डिब्बे के तल पर तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दबाव समान होता है। अच्छा, दबाव और बल अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये हमें लगा ना कि एक ही बात बोल रहा है, तो बल नहीं होगा है, दबाव होता है, तो ये बात सही है। और कह रहा है सबसे अधिक दाब प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पकता है, क्यों? क्योंकि बंद जलवाष्प द्वारा आरोपित दाब जल की क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। वो जो है कि इंक्रीज़ कर देता है बॉइलिंग पॉइंट को, इसीलिए होता है। अब देखो ज़रा ऑप्शन बी पर आप गौर करिए। ऐसे लगता है कि ये भी ऑप्शन हो सकता है। दाब कुकर के वायु रुद्ध होने के कारण प्रतिवेश में ऊष्मा का ह्रास नहीं होता है, तो लगेगा कि इससे पक जाता है। ऐसी बात नहीं है, वो क्वथनांक ही उसका बढ़ा देता है, बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ा देता है। जलवाष्प द्वारा आरोपित दाब पकाए जाने वाले भोजन के क्वथनांक को प्रभावित करता है। कुकर में बंद जलवाष्प द्वारा आरोपित घनत्व किसे कहते हैं? द्रव्यमान बटे आयतन को कहते हैं। यदि हम शुद्ध जल में नमक को मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा चालन विकिरण। ग्रीष्म मौसम में पानी मिट्टी के मटके में ठंडा होता है क्योंकि इसका जो है कि वाष्पीकरण का सिद्धांत लागू होता है उस पर। सुचालक, कुचालक, ऊष्मारोधी। ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक कौन सा है? चांदी है, लोहा है, तांबा, एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा है। और वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा तो बढ़ता जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे मुद्रा नोटों में जालसाजी पकड़ने में प्रयुक्त होती हैं? तो वो है परावैगनी तरंगे, अल्ट्रावायलेट किरणें। तरंग के 2 क्रमागत तरंग श्रृंगों के मध्य की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सुपरसोनिक हवाई जहाज प्रघाती तरंगे सृजित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सोनिक बूम कहलाते हैं। एक अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंग में माध्यम कण को गति के क्या कहते हैं? तो अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे विक्षोभ के संचरण की दिशा समानांतर दिशा में होती है। मानव की श्रव्य योग्य परास, सुनने की परास कितनी हर्ट्ज होती है? तो 20 से शायद 20,000 हर्ट्ज होती है। ये ऑप्शन है इसका सही है। ध्वनि की चाल गैस में न्यूनतम होती है, ठोस में न्यूनतम नहीं। ध्वनि की चाल कहाँ न्यूनतम होती है? तो ध्वनि की चाल ठोस में न्यूनतम होती है। हाइपरसोनिक स्पीड से आप क्या समझते हैं? तो हाइपरसोनिक की स्पीड से गति जो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है उसे हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। यही याद रखिएगा, उसके अलावा आप कुछ याद नहीं रखिएगा। प्रकाश सर्वाधिक तीव्र गमन किस में करता है? तो पानी में प्रकाश, ग्लास में व एयर में
डायमंड में तो अभी देखिएगा पट्ट से लोग मार देते हैं वायु में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकाश तीव्र गति से पानी में गति करता है। निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, फिर जल में होता है, वायु में नहीं। इस सवाल को प्रकाश में सर्वाधिक तीव्र गमन किस में करता है, तो ये है पानी, ग्लास है, एयर है, डायमंड है। तो पानी और हीरा और कांच को तो आप हटा दो, और वायु और पानी है, तो वायु में नहीं, निर्वात में सबसे ज़्यादा करता है, फिर पानी में, फिर एयर में। तो नहीं, फिर एयर में बाद में आता है, फिर कांच वगैरह में आता है। प्रकाश की सूर्य की पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग जो है कि 8 मिनट लगता है, 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है, 7 मिनट 58 सेकंड के आसपास। प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब इसका प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, इस प्रकीर्णन के कारण धूल, धुआं और गैस। अच्छा, जो स्कैटरिंग होता है उसका कारण क्या है, तो धूल, धुआं और गैस अणु है। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा, तो माइक एंड स्टार्च सॉल्यूशन, दूध और मंड का घोल। किस बात का, ये सेक्रेटरी बन गए, लेकिन मेरे को बने ही नहीं लगता है, बने ही नहीं लगता है। कोहरे और धुंध द्वारा किस रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है, तो लाल का, इसीलिए लाल दूर तक दिखाई दे जाता है। तो समाज में ये चूतिया बना दिया है। ऊंची इमारतों के शीर्ष पर खतरे के निशान के रूप में लाल रंग स्थापित किया जाता है, जिससे दूसरों को आसानी से दूर तक दिखाई दे। इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का स्कैटरिंग प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कहाँ है, धुआं सबसे प्रकीर्णन होता है, सबसे ज़्यादा सक्रिय। धुंध, धुआं, कोहरे सबसे ज़्यादा नहीं यार, धुंध, धुआं और कोहरे सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, धुंध और कोहरे द्वारा सबसे कम। ऑप्शन बी इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा संगत उत्तर है जिसमें कहा गया हो कि सूर्य उदय और अस्त होते समय दृश्यगत रूप से प्रमुखता से प्रतिभाषिक होता है। प्रतिभाषिक मतलब क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ द सनराइज एंड सनसेट की बात कर रहा है, तब वो प्रकाश का पूर्ण स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात कर रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उत्तल दर्पण में होता है। दूर स्थित लंबी बिल्डिंग की पूरी लंबाई को किस दर्पण के माध्यम द्वारा निश्चित रूप से देखा जाता है, तो उत्तल दर्पण के। एक अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतीत होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वो ध्रुवों पर, दर्पण के ध्रुव और उसके मुख पर फोकस के मध्य होनी चाहिए। ये सवाल तो मैं कर रहा हूँ। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये तो वहाँ से है सवाल। परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है, तो बराबर होता है। परावर्तन, इसीलिए वो परावर्तित होती हैं वस्तुएं। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो प्रतिबिंब आभासी, ये फुल इमेज तो नहीं होता है। आंशिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बी होगा, वर्चुअल होता है। क्या होता है, बी, हाँ। पीछे एक दूसरे के रूप में अंश आभासी रूप से काटते ही प्रतीत होती हैं, जिससे दर्पण की जो हमेशा आभासी होता है। ठीक है। बाहर की वक्र वाली परावर्तन सतह वाले दर्पण को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इनको उत्तल दर्पण कहा जाता है।
परावर्तन का नियम किसके लिए उपयोग? उनके आकार को ध्यान में रखते हुए सभी दर्पणों के लिए। आप दर्पण से चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखता है। यह दर्पण हो सकता है, समतल दर्पण हो सकता है, ये है समतल या उत्तल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण में भी यही हालत है, देख रहे हो, उत्तर समतल दर्पण रहता है। आप दर्पण से चाहे कितने दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखता है। यह दर्पण समतल या उत्तल दर्पण हो सकता है। उत्तल दर्पण आभासी सीधा होता है, समतल दर्पण पर एक गेंद को एक समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। गेंद और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है? 80 सेंटीमीटर। यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुवों के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी दर्पण के पीछे? किसी गैलरी में कोई दर्शक किसी स्थिर समतल दर्पण की ओर 2.5 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा हो तो दर्पण के सापेक्ष इस दर्शक के प्रतिबिंब की चाल क्या है? डी है, 0.5 मीटर पर सेकंड दर्पण की ओर। वायुमंडल में तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वही है, जल की बूंदों में प्रकाश का विकिरण नहीं, विभिन्न परतों से अपवर्त सांकेतिक प्रकाश का अपवर्तन। बी बी ही है, कणों से प्रकाश का धूल के कणों से प्रकाश का प्रगिरण। देखो ऑप्शन सी लगता है, लेकिन होएगा नहीं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर तारों की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वातावरण की विभिन्न परतों के माध्यम से लगातार अपवर्तन से गुजरती है। ये याद रखना, अपवर्तन से गुजरती है। वायुमंडल विभिन्न भिन्न भिन्न परतों के अपवर्त्य सांकेतिक प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल में तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ होता है? अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन चैप्टर को हम देखते हैं तो मृग तृषा यानी मिरेज किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। बी उत्तल लेंस या अवतल लेंस। लेंस की अब बात करेंगे। निम्नलिखित लेंसों में से किसका इस्तेमाल आप शब्दकोश के छोटे वर्णों को पढ़ने के लिए करते हैं? तो वो एक उत्तल लेंस होता है जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? तो पानी लाया जाता है, कांच लाया जाता है, प्लास्टिक। चिकनी मिट्टी का नहीं बनता है, बाकी प्लास्टिक का भी अभी जो शीशे हमारे लगे हुए हैं प्लास्टिक के ही हैं एक तरीके से। एक गोली दर्पण और एक पतले गोली लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ये दर्पण और लेंस किस प्रकार के हैं? ये दोनों क्या हैं? अवतल लेंस हैं। उत्तल लेंस को अन्य किन नाम से जाना जाता है? तो उत्तल लेंस को अन्य अभिसारी लेंस के जाना जाता है। कन्वर्जिंग यानी चीज़ों को इकट्ठा करने यानी लाइट को इकट्ठा करने वाले लेंस के नाम से जाना जाता है। मानव नेत्र अपना प्रतिबिंब किस पर निर्मित करता है? तो रेटिना पर, ऑप्टिक नर्व पर, पुतली पर या कार्निया पर? तो हमें लगता है ऑप्टिक नर्व कुछ होता है मानव। अच्छा, रेटिना पर निर्मित करता है। एक मानव सामान्य आँख के लिए संतुष्ट दृष्टि क्या है? 25 सेंटीमीटर है। प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करने वाले पेशीय तनुपुट या डायाफ्राम को क्या कहते हैं? तो उसी को आइरिस कहते हैं। रेटिना दृष्टि पटल में उपस्थित प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदी होती हैं उनको क्या बोलते हैं? रेड रॉड या रॉड सेल्स बोलते हैं। दृष्टि वैषम्य इलाज हेतु किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। चक्षु जल और ताल के बीच ब्लैक ओपनिंग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्यूपिल। द्विनामित लेंस की जरूरत किसको सही करने के लिए होती है? तो द्विनामित प्रेस्पोबिया यानी जरा दूर दृष्टि दूर करने के लिए होती है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष
को क्रमशः किस उपयोग द्वारा सही किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष अवतल द्वारा और दूर दृष्टि दोष उत्तल द्वारा दूर किया जाता है। आपको मालूम है निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं, दूर की वस्तुएं खराब दिखती हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं, निकट की वस्तुएं खराब दिखती हैं। जब दृष्टि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है, तो उसको दूर दृष्टि कहते हैं। अब देखो इंग्लिश में नाम है, ये इंग्लिश में नाम है, तो ये जब व्यक्ति को दिखाई दे तो वो व्यक्ति दूर दृष्टि से यानी हाइपरमेट्रोपिया से वो ग्रसित है, तो याद रखना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक चिकित्सीय उपकरण इंडोस्कोप के सिद्धांत किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, तभी वो अंदर की पूरी चीज़ों को देख सकता है कि अंदर क्या है क्या नहीं है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष निम्नलिखित में से एक से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, नीला, येलो, हरा, पीला है। लाल, हरे और नीले रंगों को प्राथमिक रंग कहते हैं, तो इसमें पीला नहीं होता है। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंगों से के प्रयोग होता है। दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने पर द्वितीयक रंगों का मतलब प्राप्ति होती है। प्रिज्म से गुजारने पर श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विक्षेपण को क्या बोलते हैं? तो उसको स्कैटरिंग या रिफ्रैक्शन नहीं, डिस्पर्सन, विक्षेपण बोलते हैं। सी। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित लाल ही होता है, इसलिए लाल दूर तक दिखाई देता है। एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग की किरणें सबसे अधिक मोड़ती हैं? तो वो नीले वायलेट की। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में सीमांत रंग क्या होते हैं? तो सीमांत रंग वायलेट तथा लाल, मतलब दोनों छोरों पर क्या रंग होते हैं, उन्हीं रंगों को सीमांत रंग बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पर 2 एम्पियर की विद्युत धारा 10 ओम के प्रतिरोध से 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध से 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी है? तो वो आवेश की मात्रा है 2 कूलाम। वैद्युत परिपथ, जब घर का मुख्य स्विच बंद हो जाता है या तो मुख्य स्विच बंद हो जाए तो केवल जीवित तार कट जाता है। इसे फिर क्या होगा? नहीं, ये नहीं होगा। जीवित तार और अर्थ की तार, जैविक तार और उदासीन तार कट हो जाता है। ये मुझे थोड़ा नया लगता है ये सवाल हमेशा। जब अच्छे तापक के साथ एक फ्यूज तार बार बार जल जाती है तो फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जब बार बार जल जा रही है तो ज़्यादा लंबाई वाले नहीं, ज़्यादा त्रिज्या कम त्रिज्या वाले कम। तो हमें लगता है कि ज़्यादा त्रिज्या वाले ही होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि वो पतला से मोटा बोल रहा है, यूज करो। कह रहा है ए और बी कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच समानांतर तरीके से दो उपकरण जुड़े हुए हैं। दोनों बिंदुओं के बीच वो भौतिक मात्रा जो समान रहेगी, तो समान रहेगी क्या है? तो वोल्टेज इनके बीच समान रहेगा। धारा नहीं, समान नहीं रहेगी धारा। प्रतिरोध ये भी समान नहीं रहेगा। वर्ण कोड की अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी के अनुसार विद्युत आपूर्ति के लिए प्रयुक्त तारों का विद्युत रोधी आवरण इस प्रकार होता है कि विद्युन्मय, लाल, उदासीन, काल और भूसर्व तारा होता है। विद्युत चालकता, ओम का नियम, वह पदार्थ जिसमें बड़ी मात्रा में धारा को प्रवाहित किया जाता है क्या कहलाता है? वह पदार्थ जिसमें बड़ी मात्रा में धारा को प्रवाहित किया जाता है वो क्या कहलाता है? कंडक्टर बोला जाता है, चालक बोलते हैं उसे। क्या बोला जाता है? वो चालक कहलाता है। हाँ, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ को विद्युत रोधन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ग्लास का किया जाता है, रबर का किया जाता है, एनोबाइट को किया जा सकता है, निकिल को नहीं किया जा सकता है क्योंकि निकिल में विद्युत प्रवाहित होती है।
नीचे दी गई धातु में कौन सी विद्युत की सर्वोत्तम चालक है? चांदी ही होगा, क्योंकि सिल्वर हमने ऊपर ये सवाल पहले पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंट विद्युत रोधी, विद्युत इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध कहाँ होता है? विद्युत रोधी का इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध क्या होता है? तो वो जीरो हाई होता है। विद्युत रोधी विद्युत प्रतिरोध उच्च होता है एक वैद्युत परिपथ। एक दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर। एक दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर। भारत में घरेलू बिजली की आपूर्ति वोल्टेज क्या कहलाती है? सी 220 वोल्ट। विद्युत धारा करंट का पता लगाने के लिए उपकरणों का प्रयोग में लाया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा करंट का पता लगाने के लिए, यानी विद्युत धारा का हम गैल्वेनोमीटर में ही नापते हैं। विद्युतीय उपकरण स्त्री में तप्त अवयव किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत धारा के उत्पादन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जनरेटर का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर में। ठीक है। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर की आवश्यक भिन्नता क्या है? तो एसी जनरेटर में स्लिंग रिंग होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है। एक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर, यदि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलन में तार का घुमाव द्वितीयक कुंडलन की तुलना में ज़्यादा है तो प्राथमिक की तुलना में द्वितीयक पर आउटपुट वोल्टेज कम होता है। इसके परिणामस्वरूप धारा बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जाक्षम विद्युत बल्ब है? तो एलईडी बल्ब, इंड क्या है, इनकैंडेसेंट बल्ब, हैलोजन बल्ब, सीएफएल बल्ब। तो सीएफएल और हैलोजन से तो एलईडी है, लेकिन बी वाले के बारे में नहीं पता है, तो हम चूतिए की तरफ बी भी मार देंगे यदि उतना मारना हो। लेकिन ए इसका एलईडी बल्ब सर्वाधिक अभी तक का है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रिक बल्ब के तंतु को तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का नाइक्रोम लगा रहता है। अब देखिए इसका आंसर क्या रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें विद्युत बल्ब में भरी जाती हैं? तो नियान और आर्गन और नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब के उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने हेतु आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि आर्गन और टंगस्टन का क्षरण तेजी से होगा, बल्ब फिलामेंट जल्दी खराब हो जाएगा। चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, चुंबकीय पट्टी के बाहर की चुंबकीय रेखा को क्या बोलते हैं? तो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से निकलकर उसे दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। अच्छा, चुंबकीय पट्टी के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएम रेडियो प्रसारण आज संचार का एक लोकप्रिय माध्यम है। एफएम का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, शायद यही इसका आंसर है। हाँ, अब हम देखते हैं आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स से कौन सा सवाल पूछते हैं। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है? तो वैद्युत स्थितिकी छवि बनाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इमेज मेकिंग पर काम करती है। और विविध में विद्युत का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जेएल बर्नर्ड टेलीविज़न के किए हैं। जेसी मैक्सवेल ने रंगीन फोटोग्राफी का, ई रदरफोर्ड ने अल्फ़ाबेट का हो गया। सरौते की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक का इस्तेमाल किया जाता है? तो श्रेणी सेकेंड का उत्तोलक है वो। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस अग्रणी शोध और नियमन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उनको दिया गया था विद्युत प्रकाश का सिद्धांत के लिए, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के लिए।
एलेक्स कहता है यदि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान से दुगना होता है चंद्रमा का, तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य बल दुगना होता। एलेक्स और ट्रेसी दोनों सही है। एलेक्स कहता है कि यदि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान से दुगना होता तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य बल दुगना हो जाता। सही बात है। ट्रेसी कहती है यदि चंद्रमा पृथ्वी से आधी दूरी पर होती तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता। तो दोनों सही है यहाँ पर। तो ये रहा पूरे फिजिक्स का टोटल सवाल का वो रिवीज़न। आपसे हम मिलते हैं अभी थोड़ी देर में किसी और सब्जेक्ट के रिवीज़न के लिए।